दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। मध्य प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसका गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2022 को हो चुका है। क्या क्या संशोधन हुए, किन किन चीज़ों पर उसका असर होगा, किसको लाभ होगा, उसकी स्पीडी ट्रायल में सुविधा होगी, इन सब बिंदुओं पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूं उस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये सारे एडवोकेट साथी, पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और विधि के क्षेत्र में काम करने वाले तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके लिए निश्चित उपयोगी होगा। उम्मीद करता हूं कि इस में जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता में स्थानीय संशोधन जो किए गए हैं वे मध्य प्रदेश विधेयक क्रमांक 14/19 दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से किए गए हैं। इस संशोधन में कुल 13 धाराओं में संशोधन किया गया। प्रथम सूची जो है सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची, उसमें संशोधन किया गया। साक्ष्य विधान में एक धारा में संशोधन किया गया। तो ये लागू कब से हुआ दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी है। कब से लागू हुआ ये संशोधन, कब राज्यपाल की स्वीकृति मिली, कब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली, वो भी मैं आपको बताता हूं। यह जो विधेयक है मध्य प्रदेश का स्थानीय संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता में जो आया है 26 जुलाई 2019 को विधानसभा में पारित हुआ। माननीय राज्यपाल जी की जुलाई में ही इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, किंतु राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए, चूंकि केंद्रीय अधिनियम था इसलिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। 26/6/2022 को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संशोधन को स्वीकृति दी और 7 जुलाई, दोस्तों ध्यान रखिए, 7 जुलाई 2022 राजपत्र में प्रकाशन से ही ये लागू हो चुका है। तो 7 जुलाई 2022 को इसका मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है और वो लागू हो चुका है। दोस्तों, कौन कौन सी धाराओं में संशोधन हुआ वो पहले धाराएं समझ ले, फिर उनको विस्तार से बताऊंगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 जो भरण पोषण से संबंधित है, 273, 273, 278, 281, 281, 291, 305, 305, 317, 320 जो कि क्षमनीय और राजीनामा योग्य अपराध के बारे में है, 353, 390, 451 और 457 इन धाराओं में संशोधन किए गए हैं। और प्रथम अनुसूची में धारा 317, 318, 392 जो लूट से संबंधित धारा है, 393, 394 और 435 जो आगजनी की धारा है उसमें संशोधन हुए हैं। क्या संशोधन हुए हैं ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि धारा 125 भरण पोषण संबंधी धारा है। इस धारा में जो विचारण का क्षेत्र था उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। प्रक्रिया संबंधी जो धारा 126 है उसमें संशोधन किया गया है। उसमें अब चाहे धर्मज या अधर्म संतान सामान्यतः जहां निवास करती हो करता हो जोड़ दिया गया है। ऐसे माता पिता के बारे में, ऐसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मातामह, पितामह के बारे में भी जोड़ दिया गया। सामान्यतः जहां निवास करते हो वहां भी वे आवेदन कर सकेंगे, ऐसा इसमें नया संशोधन कर दिया गया है। एक जो धारा 273 में संशोधन किया गया है वो विचारण और अन्य कार्रवाई में साक्ष्य का लिया जाना, एक नया इसमें शीर्ष बना दिया, एक हेड नया बना दिया। उसमें अब देखिए ये जो बाकी के कुछ संशोधन आए हैं वो ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है कि अब दृश्यम श्रव्य शब्द जो यूज किया गया हिंदी में और उसको ऑडियो वीडियो इंग्लिश का उसका वर्ड है। तो जगह जगह जहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति की बात थी वहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति की बजाय उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ साथ ऑडियो वीडियो से भी उपस्थिति को मान्य कर दिया। उनके उपस्थिति में साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बारे में भी बता दिया। तो इसमें कुछ चीजें और नई जोड़ी है जो कि स्पीडी ट्रायल के लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।
देखिए कथन के बारे में 273 सीआरपीसी, उसमें उन्होंने कहा साक्षी की व्यक्तिगत उपस्थिति में या ऑडियो वीडियो द्वारा लिया गया साक्ष्य, अभियुक्त व्यक्ति उपस्थिति में या ऑडियो वीडियो द्वारा लिया गया साक्ष्य, यह हाजिरी माफी है तो अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया गया साक्ष्य भी मान्य होगा, ऐसा इसमें नया जोड़ दिया गया है। या फिर उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया उसमें नीचे कि यह उच्च न्यायालय के जैसे भी निर्देश हो उसके अनुसार साक्ष्य का लिया जाएगा, ऐसा शब्द उसमें नया ऐड करके जोड़ा गया है। ऐसी धारा 278 सीआरपीसी, उपधारा एक नई स्थापित की गई, पुरानी धारा उसमें से उपधारा एक पुरानी को हटा दिया गया है। इसमें गवाहों के कथन के बारे में ये कहा कि यदि गवाह के कथन उसकी उपस्थिति में लिए गए हैं तो भी या ऑडियो वीडियो से भी रिकॉर्ड किए गए हैं तो भी उसको पढ़कर उसको सुनाया जाएगा, जिसमें कोई त्रुटि होगी तो उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। ऐसा इसमें ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डेड में भी पढ़कर सुनाया समझाया जाएगा, ऐसा शब्द जोड़ दिया गया है। ऐसे 281 ऑडियो वीडियो से अभियुक्त की परीक्षा के बारे में कहा कि जहां ऑडियो वीडियो से अभियुक्त की परीक्षा होगी वहां उसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, उपधारा 5 नहीं जोड़ी गई है। मतलब कि एक्यूज की जहां परीक्षा की बात आएगी वहां पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है, मेडिकल एमएलसी रिपोर्ट के बारे में जब साक्ष्य ली जाती है तब ये पहले ये था कि चिकित्सकीय साक्ष्य अभिलिखित कथन में आरोपी की उपस्थिति आवश्यक होगी, ऐसा था। तो 291 सीआरपीसी उसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया उसमें भी कि ऑडियो वीडियो में भी चिकित्सक की साक्ष्य का अभिलेख किया जा सकेगा। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को ही महत्व दिया गया है, इसमें भी ऑडियो वीडियो से संबंधित ही संशोधन किए गए हैं। 305 सीआरपीसी में जो है ये निगम, कंपनी, कारपोरेशन, निकाय आदि में उपस्थिति जो अभियुक्त की होती है उसके प्रक्रिया के बारे में है, तो उसमें भी ऑडियो वीडियो से उपस्थिति को का संशोधन महत्वपूर्ण यही किया गया है। उसमें उपधारा 3 और उपधारा 4 में इसमें संशोधन किया गया है। दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण धारा जो साधारणतः एडवोकेट्स को 317 सीआरपीसी, ये हमेशा न्यायालय में जब जो काम करते हैं उनको उपयोग में आती है। अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी अब ऑडियो वीडियो से भी ली गई है तो उसकी व्यक्तिगत हाजिरी ही मान्य होगी, ऐसा एक 317 में स्पष्टीकरण नया जोड़ा गया है। तो 317 का स्पष्टीकरण इसमें अलग से जोड़ा गया है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज और जो आपको मैं बताना आवश्यक समझ रहा हूं, राज्यनामे के बारे में कई बार हमारे यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि राज्यनामा किन धाराओं में होगा किन में नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि राज्यनामे के संबंध में जो अपराध, कौन से अपराध शमन योग्य होंगे कौन से नहीं होंगे, 320 सीआरपीसी उसमें फर्स्ट और सेकंड जो दिया है 320(2) में संशोधन किया गया है इसमें, और सारणी में परिवर्तन किया गया है। तो 147 आईपीसी, 294 आईपीसी इसको शमनी अपराध बनाया गया। इसी तरह 498A को भी शमनी बनाया गया और उसमें कुछ क्लॉज डाले गए हैं। तो 498A के शमनी के बारे में मैं पृथक से आपको एक वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसमें कुछ चीजें नई जोड़ी गई है, उन पर एक पृथक से वीडियो बनाऊंगा ताकि सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो सके। ऐसा ही 506 भाग 2 506 पार्ट 2 जो आईपीसी है उसको भी राजीनामा योग्य बना दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों एक और धारा जो है 353 वो खासतौर से निर्णय के बारे में है। सामान्यतः कोर्ट की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि निर्णय आरोपी की उपस्थिति में ही सुनाया जाता है। उपधारा 5 में पहले अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनाने के लिए उसे लाया जाएगा ऐसा था, किंतु अब नई धारा 5 में नई उपधारा स्थापित कर दी गई है। पुरानी उपधारा 5 को समाप्त करके अब उसमें यह लिखा है कि अभिरक्षा से व्यक्तिगत उपस्थिति या ऑडियो वीडियो से उपस्थित होता है तो भी निर्णय सुनाने के लिए उसको ऑडियो वीडियो माध्यम से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऑडियो वीडियो से उसको निर्णय सुना दिया जाएगा। ऐसा 353 सीआरपीसी में संशोधन किया गया है। एक संशोधन और अपीलों के बारे में किया गया। पहले दोष मुक्ति से अपील के बारे में 390 में जो हेडिंग थी उसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई कि 372 और 378 सीआरपीसी के अधीन अपील होने पर
हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, दो चीज नहीं जोड़ दी गई इसमें। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट शब्द को नया जोड़ दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संशोधन, जो महत्वपूर्ण संशोधन थे, वो मैंने आपको बताए। अब जो दोस्तों धारा 451 और 457 और 457 में भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसका मैं पृथक से वीडियो आपको बनाकर विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको विस्तार से बताना आवश्यक है। दोस्तों अब एक और मामला जो इस संशोधन से जुड़ा है सीआरपीसी में जो प्रथम अनुसूची है उसके कॉलम नंबर 6 में जो विचारण और न्यायालय का नाम होता है, उसमें विचारण का न्यायालय बदला गया है। जिन धाराओं में पहले सत्र न्यायालय में विचारण होता था, उनको अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में विचारण की श्रेणी में रखा गया है। धारा 317, 318, लूट से संबंधित धाराएं 392, 393, 394 तथा अग्नि से रिष्टि जो 435 पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थी, किंतु इस संशोधन द्वारा अब उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में विचारण योग्य बनाया गया है। मतलब अब ये मामले सेशन कमिट नहीं होंगे, मजिस्ट्रेट के ही इनकी ट्रायल हो सकेगी। एक संशोधन के बारे में और इसमें इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। साक्ष्य अधिनियम में क्या है? साक्ष्य अधिनियम में 65B जो है, जिसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसमें कई बार इस तरह की बात आती है कि न्यायालय में साक्ष्य अभिलिखित की जा रही है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस पे कंप्यूटर टाइप हो रहा है, उस पर भी क्या आवश्यकता लगेगी, या कई बार उसको विवादित करने की स्थिति आती है। तो यहाँ इस चीज को स्पष्ट कर दिया, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर माध्यम से न्यायालय में यदि कोई साक्ष्य अभिलिखित करता है तो 65B के प्रमाण पत्र की आवश्यकता वहां नहीं होगी। यहाँ न्यायालय को इससे छूट दी गई है कि न्यायालय में यदि किसी भी प्रकार की साक्ष्य को अभिलिखित किया जा रहा है तो वहां पर उस जो अभिलिखित किया गया है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पर न्यायालय में 65B के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण संशोधन मध्य प्रदेश के थे, ये खासतौर से प्रतियोगिता परीक्षा में जो हमारे बच्चे सिविल जज, एडीपीओ के एग्जाम में भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण संशोधन थे इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गजट नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी दूंगा, आप विस्तार से वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।